हाय एवरीवन। हेल यूनिवर्सिटी के आज के एपिसोड 12 में बहुत सारा मिस्ट्री, ड्रामा और कुछ शॉकिंग इवेंट्स होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का एपिसोड एक रहस्यमयी सीन से स्टार्ट होता है। एक मास्क पहने हुए लड़का दिखता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर सेलिन के निथर बॉडी और बाकी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। दूर से सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी आगे के भयंकर घटना का इशारा दे रहा हो। इधर जेन सेलिन के निथर बॉडी देखकर बिखर जाती है। उसके मन में मैट के बारे में शक पैदा हो जाता है कि क्या मैट इस सब से जुड़ा हुआ है। वो गुस्से में मैट का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए ले जाने लगती है। वीनस तब उसको हैरान होकर पूछती है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? जेन गुस्से में बोलती है, ये सिर्फ मैट और मेरा मैटर है। ये बोलकर वो मैट को लेके चली जाती है और दूर खड़े उस मास्क वाले लड़के ने बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाद में जेन मैट को लेके एक पुराने खाली बस में आती है और उसकी आंखों में गुस्सा, अभिमान और अविश्वास सब मिक्स हो रखा होता है। जेन बहुत गुस्से में पूछती है, तुम क्या सेलिन की तरह इससे जुड़ा हुए हो? मैट उसको बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जेन कुछ सुनना ही नहीं चाहती। वो चिल्ला कर बोलती है, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें विश्वास करती थी मैट, लेकिन तुम इस तरह हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बोलकर वो रोने लगती है। मैट भी बहुत दुख महसूस करता है। वो धीरे से बोलता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जैन तब गुस्से में पूछती है, तो फिर क्यों तुम बीबीजीडी जॉइन किए? क्या तुम्हें और दोस्तों की जरूरत थी? क्या हम तुम्हारे लिए काफी नहीं थे, या फिर तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो? मैट कुछ देर चुप रहता है और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां नजीर बोल रहा था कि एक तूफान आने वाला है जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। मैट उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। नजीर तब बोलता है, एक जंग शुरू होने वाली है और उसके लिए मुझे कुछ विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है। उसके बाद वो मैट से पूछता है, क्या मैं तुम्हें विश्वास कर सकता हूं? मैट उसको आश्वासन देता है कि हाँ, वो विश्वास कर सकता है और वो उससे पूछता है कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन नजीर जवाब में बोलता है कि वो सब कुछ सही टाइम आने पर ही बताएगा और अभी वो सिर्फ मैट की लॉयल्टी देखना चाहता है। तभी वहां निकी आ जाती है। वो हल्का मजाक करते हुए बोलती है, वाह, कितना ड्रामेटिक सीन चल रहा है। वो मैट से पूछती है, जब तुमने कहा था कि तुम्हें पावर चाहिए तो असल में क्या मतलब था? मैट जवाब देता है, मैं पावर चाहता हूं अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं जानता हूं कि मैं ये अकेला नहीं कर सकता। निकी तब हल्का हंसी देते हुए बोलती है, बात तो बहुत स्वीट है, लेकिन क्या वो लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? मैट तब सिर्फ नजीर की तरफ देखता रहता है और फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में वापस आकर मैट बोलता है, मैं बीबीजीजी ज्वाइन इसीलिए नहीं किया कि खुद को बचाना था, बल्कि अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए, अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। जेन ये सब सुनकर रोने लगती है। मैट तब उसको शांत करते हुए बोलता है, तुम मुझ पे गुस्सा कर सकती हो जेन, लेकिन मैं गैंग में ज्वाइन करने के लिए कभी रिग्रेट नहीं करूंगा और मैं अपनी मौत तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी बाहर से कोई उनको मॉक करना शुरू कर देता है, कौन अंदर बैठकर रो रहा है? बाहर आ जाओ, चुप कर कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त जेन और मैट एक दूसरे को टाइटली हक किए हुए थे। मैट उसको बोलता है, जो भी हो जेन, तुम अपनी आंखें बंद रखना। जेन मना करती है। मैट तब उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझ पे विश्वास करो और आंखें बंद रख लो। उसके बाद वो खुद जेन की आंखें बंद कर देता है, लेकिन जेन तब भी रो रही थी और वो मैट को जाने नहीं देना चाहती थी। इधर बाहर चिल्लाने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी, जिसके वजह से आखिरकार मैट बाहर निकल आता है। मैट बाहर आते ही डीएसडब्ल्यू के कुछ मेंबर्स बस के ऊपर से कूद कर नीचे आते हैं। वो बोलते हैं, तो तुम वो नया बीबीजीजी गैंग मेंबर हो? तुम्हें देखकर तो बहुत पावरफुल नहीं लग रहे हो। और क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम्हारा गैंग तुम्हें बचा पाएगा? वो और बोलते हैं, तुम गलत गैंग में ज्वाइन कर लिया। इस यूनिवर्सिटी का सबसे पावरफुल गैंग है डीएसडब्ल्यू। मैट ठंडा दिमाग से बोलता है, तुम लोग अपने आप को थोड़ा ज्यादा बड़ा समझ रहे हो ना? और पूछता है, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? उसके बाद वो लोग अटैक करते हैं। मैट भी फाइट बैक करता है, लेकिन पीछे से चोट लगने के बाद धीरे धीरे वो डिफेंसलेस हो जाता है। इधर बस के अंदर बैठी जेन सब आवाजें सुनकर रो रही थी। फिर भी मैट की बात मानते हुए वो अपनी आंखें बंद रखे हुए थी।
बाहर मैट को निर्मम तरीके से पीटा जा रहा था। एक पॉइंट पे वो लोग उसके पैर में अटैक करने जाते हैं, तभी वहां ईएस आ जाता है। वो अकेला सबके साथ लड़ना शुरू कर देता है और एक एक करके सबको हरा देता है। कुछ देर बाद बीबीजीजी के और कुछ मेंबर्स आते ही डीएसडब्ल्यू वाले सब भाग जाते हैं। ईएस तब मैट को उठाकर खड़ा करता है। मैट बहुत दर्द में था। ईएस और मैट दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। ईएस सिर्फ बाकी लोगों को इशारा करता है कि वो मैट को ले जाएं। सब चले जाने के बाद ईएस बस में चढ़कर जेन को गले लगाते हुए बोलता है, मैट ठीक है। उसके बाद वो लोग बस से नीचे आते हैं। उसके बाद हम पहली बार एक लैब का सीन देखते हैं। शायद यही सीक्रेट लैब था। यहां हम डॉक्टर रेजॉन को देखते हैं जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। कुछ देर बाद कुछ ब्लैक ड्रेस और मास्क पहने हुए लोग 2 लड़कियों की मुर्दा शरीर लेके आते हैं। डॉक्टर रेजॉन उनका पल्स चेक करता है और कुछ डिटेल्स नोट करता है। दिख रहा होता है कि लड़कियों के माथे पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, एक पे 14 और दूसरे पे 15। ये नंबर्स किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो यहां से सीन शिफ्ट होता है हेल यूनिवर्सिटी के क्लिनिक में। मैट को होश आता है। जेन जल्दी से नर्स को बुलाती है। नर्स आकर चेक करके बोलती है, मैट अब स्टेबल है। ये सुनकर सब रिलीफ की सांस लेते हैं। नर्स बोलती है, मैट बहुत लकी है कि किसी ने उसको बचा लिया। ये बोलकर वो चली जाती है। मैट तब दर्द से तड़प रहा था। जेन पैनिक होकर पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? कहां दर्द हो रहा है? मैट बोलता है, तुम मेरी हाथ पे बैठी हो, वही दर्द हो रहा है। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और जेन बार बार सॉरी बोलने लगती है, लेकिन मैट उसको बोलता है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए जेन। उसके बाद वो सबको बाहर जाने का इशारा करता है। सब बाहर चले जाने के बाद मैट फिर से बोलता है, आई एम सॉरी जेन, क्योंकि मैं तुमसे और बाकी सबसे ये बात छुपाया था। जेन तब खुद माफी मांगती है और बोलती है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए मैट, क्योंकि मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पाई। मैट उसको शांत करते हुए बोलता है, मैं इससे दुख नहीं फील किया, मैं दुख इस इंसान को रोते हुए देखकर फील किया जिसको मैं प्यार करता हूं। जेन इस बात पे थोड़ा रुक जाती है। मैट उसको बोलता है, मैं जानता हूं कि कोई और पहले ही तुम्हारा दिल जीत चुका है और मैं जानता हूं वो ईएस है और मैं तुम्हारे लिए खुश हूं जेन। वो और बोलता है, मैं और सेल्फिश होकर तुम्हारे अफेक्शन के लिए लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि एंड में तुम मुझे चूज नहीं करोगी। वो और बोलता है, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा जेन, तुम कभी और नहीं रोगी, ये मेरे लिए काफ़ी होगा। जेन अपने आप को संभालती है और मैट उसको फिर से बोलता है, प्लीज़ प्रॉमिस करो जेन, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे और ज़्यादा दर्द होता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से मुझे ये प्रॉमिस दो। जेन तब उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करती है। उसके बाद मैट सो जाता है। बाद में जेन ईएस के पास आती है। ईएस मैट की खबर पूछता है तो जेन चुपचाप उसको थैंक यू बोलती है। उसके बाद ईएस पूछता है कि जेन ठीक है क्या? जेन जवाब देती है, मैं ठीक हूं क्योंकि मैट ने मुझे बचाया। ईएस तब बोलता है, मैट बहुत लकी है क्योंकि उसको तुम जैसी फ्रेंड मिल गई। जेन शांत स्वर में बोलती है, मैं तो ऐसा नहीं सोचती। ईएस तब शांत स्वर में बोलता है, वो सच में लकी है और मैं भी एक दिन उसकी तरह लकी होना चाहता हूं। जेन उसकी बात सुनकर हल्का सा स्माइल करती है। अगला दिन नजीर जानबूझकर ईएस को धक्का मारता है और उसके साथ बात करना शुरू करता है। वो पूछता है, तुम डर नहीं रहे हो सुप्रीमो? क्योंकि अगर तुम अपनी पोजीशन खो दोगे तो तुम उसको बचा नहीं पाओगे। वो और बोलता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि रेस अब इतना शांत क्यों है? ईएस तब उल्टा क्वेश्चन करता है, तुम खुद जाकर रेस से ये सवाल क्यों नहीं पूछते? ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगला सीन में हम मैट को पुशअप्स करते हुए देखते हैं। जेन उसको देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है और उसको खाने के लिए जाने को बोलती है। उन दोनों के बीच जो ऑकवर्डनेस बनी हुई थी वो बहुत क्लियरली दिखती थी। उसके बाद हम जेन को यूनिवर्सिटी के स्टेयर्स पे देखते हैं जहां फेक रेज की गर्लफ्रेंड आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। जेन उससे पूछती है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? लड़की मजाक करते हुए बोलती है, वाओ, तुम कितना पोलाइट बिहेव कर रही हो। उसके बाद बोलती है, असल में मुझे भूख लगी है तो मेरे लिए खाना ले आओ। उसके बाद वो जेन को ऑर्डर्स देने लगती है
जेन कोई रिएक्शन ना दिखाते हुए वहां से चली जाती है और लड़की उसको क्वीन बोलकर टीज करती रहती है। उसके बाद हम एसएसजी ऑफिस देखते हैं। जेन कुछ फाइल्स में सबसे सिग्नेचर ले रही थी। ईएस साइन करते वक्त बार बार जेन की तरफ एक तरह की अफेक्शन के साथ देख रहा था। इवन जब जेन अपने डेस्क पे वापस चली गई तब भी ईएस उसी तरफ देखता रह रहा था। एक पॉइंट पे ईएस लंच लेके आता है और सबके सामने से छुपाकर जेन के सामने रख देता है और उसको लंच करने को बोलता है। जेन उसको बोलती है, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। ईएस उसको तभी खाने को बोलता है। तभी मिस कैथ बोलती हैं कि जेन खाने पे जाए तो वो खुद खाना खा लेगी। ओनिल बोलता है, बाउंड्रीज मेंटेन करना चाहिए। मिस कैथ फिर बोलती हैं, तुम जेन के साथ थोड़ा ज्यादा क्लोज हो रहे हो ना ईएस, क्या तुम अपनी पोजीशन भूल गए हो? ईएस स्थिर स्वर में बोलता है, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता। उसके बाद वो उनको वहां से चलने को बोल देता है। ओनिल कुछ बोलने जाता है तो ईएस फिर से उनको ऑर्डर देता है कि वो रूम से बाहर निकल जाएं। सुप्रीमो को ऑर्डर होता है तो उनको मानना पड़ता है। बाहर जाते वक्त मिस कैथ बोलती हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है ईएस। लेकिन ईएस कुछ भी परवाह नहीं करता। वो चेयर लेके जेन के सामने बैठ जाता है, लंच खोलकर बहुत पोलाइटली बोलता है, मैं ये कैफेटेरिया से तुम्हारे लिए लाया हूं। जेन बोलती है, मैं मीट से ज्यादा वेजीज पसंद करती हूं। ईएस तब बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए घास ले आऊं? जेन कुछ बोल नहीं पाती। ईएस बोलता है, तुम्हें प्रोटीन की जरूरत है, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में। जेन डिफेंड करते हुए बोलती है, ऑयली फूड हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता और ये हार्ट को डैमेज करता है। ईएस तब फिर बोलता है, अभी लंच खाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जेन पूछती है, नहीं तो क्या होगा? ईएस फ्लर्टिंग टोन में बोलता है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आई होप तुम लोग समझ गए कि ईएस क्या कहना चाहता था। इधर जेन पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी लंच से कुछ खा लेती है। फिर ईएस से पूछती है, अब खुश हो तुम? ईएस हंसकर बोलता है, बहुत खुश। जेन खुद भी हल्का सा स्माइल कर लेती है। उसके बाद हम फिर से डॉक्टर रिजॉन का सीन देखते हैं। वो एक लड़की के डेड बॉडी की एग्जामिनेशन कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो ब्लैक ड्रेस वाले लोगों को प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उस लड़की की बॉडी को जला देने का ऑर्डर देता है। वो बॉडी लेके चले जाते हैं। फिर वो लोग एक और लड़की का बॉडी लेके आते हैं। वो लड़की वही थी जो जेन और डेब को बचाने के लिए एंटीडोट दिया था। मतलब हेल यूनिवर्सिटी ने जेन के उस सेवियर को भी क्लास कर लिया। डॉक्टर रिजॉन उसको एग्जामिन करता है और उसमें एक इंजेक्शन देता है, जैसे कोई मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। यहां से सीन शिफ्ट होता है। जेन कॉरिडोर में शांत होकर चल रही थी। अचानक पीछे से कोई उसको पकड़ लेता है। वो था ईएस। ईएस बोलता है, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो अब तक तुम मर चुकी होती। जेन शांत स्वर में पूछती है, तुम मेरा दुश्मन हो क्या सुप्रीमो? ईएस तब बात घुमाते हुए बोलता है, तुमने कहा था तुम ताइक्वांडो जानती हो, तो दिखाओ अपनी स्किल्स। उसके बाद उन दोनों के बीच छोटा सा टेस्ट होता है। पहले ईएस डोमिनेट करता है और बोलता है, तुम्हारी ट्रेनिंग में गैप है। जेन स्मर्क करते हुए बोलती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ ताइक्वांडो नहीं और बहुत कुछ जानती हूं। उसके बाद वो काउंटर करती है और इस बार वो ईएस पे डोमिनेट कर लेती है। ईएस बोलता है, तुम्हें हाथ हटाना चाहिए। मैंने कहा था तुम मुझे देख सकती हो लेकिन टच नहीं कर सकती। उसके बाद वो जेन को अपने पास खींच लेता है, किस करने के इंटेंशन से शायद, लेकिन जेन हट जाती है। ईएस बोलता है, तुम बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हो। जेन तब डोमिनेंट टोन में बोलती है, अगर तुम कोई गलत स्टेप लोगे तो मैं तुम्हारी बॉल्स में किक कर दूंगी। ईएस तब टीजिंग वे में बोलता है, अगर तुम मुझे ऐसे पनिश करोगी तो मैं तुम्हें बेबी कैसे दूंगा? जेन इरिटेट होकर बोलती है, ओ प्लीज, ये ड्रामेटिक बातें अपने पास ही रख लो। ईएस फिर बोलता है, तुम बहुत ईजिली अटेंशन लूज कर देती हो और फिजिकली भी इतना फिट नहीं हो। जेन तब बोलती है, सॉरी अगर मैं तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव नहीं हूं। ईएस बोलता है, अट्रैक्टिव से तुम क्या समझती हो मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए अभी तुम रेडी नहीं हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं। जेन तब पोलाइटली उसको थैंक्स बोलती है। उसके बाद ईएस उसके सर पे हाथ फेर देता है। बाद में जेन उससे पूछती है, तुमने मुझे सेक्रेटरी के तौर पे क्यों सिलेक्ट किया?
तुम किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते थे, जैसे एंजेलिका को। ईएस तब हैरान होकर बोलता है, एंजेलिका? वो इस पोजीशन में टिक भी नहीं पाएगी। जेन पूछती है, क्यों? क्या तुम उसको तकलीफ देना नहीं चाहते? ईएस बोलता है, अगर वो इसको टफ मानती है तो वो मेरे लिए टफ हो जाएगा। जेन तब सीधा पूछती है, क्योंकि तुम उसको पसंद करते हो? ईएस बात उड़ाते हुए बोलता है, काम ठीक से ना हो तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे फर्स्ट की देख लो, वो ब्लड देख नहीं सकती। जेन हंसकर बोलती है, सब तो तुम्हारे जैसे नहीं होते। ईएस तब बोलता है, अगर वो तुम्हारा ब्लड नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो और बोलता है, तुम जिसको प्यार करती हो उसको बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हो जेन, लेकिन अपने लिए क्यों नहीं? क्यों तुम मुझे तुम्हें बचाने को नहीं बोलती? जेन बोलती है, क्योंकि ये तुम्हारी पोजीशन को इफेक्ट करेगा। ईएस तब बोलता है, तुम अभी भी नहीं समझ रही जेन, मैं इस पोजीशन की परवाह नहीं करता जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती। जेन बोलती है, लेकिन तुमने बहुत मेहनत करके इस जगह तक पहुंचा है, सब तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तुम्हारे सारे ऑर्डर्स मानते हैं। ईएस तब हंसकर बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे सकता हूं? जेन बोलती है, क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी। ईएस बोलता है, तुम मेरे अलावा किसी और के ऑर्डर फॉलो नहीं करोगी, ये एसएसजी प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। ये बोलते हुए वो जेन के माथे पे किस कर देता है। और ये सब कुछ निकी खड़े होकर देख रही थी। बाद में जेन वॉशरूम में जाकर हाथ साफ कर रही थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त निकी आकर उसको धक्का देकर गिरा देती है। उसकी गर्दन पे पैर रखकर चिल्लाकर बोलती है, तुम सब कुछ खराब कर रही हो। जेन तब पूछती है, मैंने क्या किया कि तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? निकी बोलती है, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, जो है सुप्रीमो से दूर रहना। जेन तब सीधा बोलती है, तुम मुझे बताने कौन होती हो? निक्की तब उसकी आंखों के नीचे नेल से खरोंच देती है और वॉर्न करती है, सुप्रीमो से दूर रहो, नहीं तो तुम मर जाओगी। अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम क्या करोगी। जेन ठंडे दिमाग से बोलती है, तो फिर मुझे मार दो। अभी वो निक्की के बाल खींचकर हटाने की कोशिश करती है और जाने लगती है, लेकिन निक्की फिर से उसको पकड़ लेती है, दीवार से चिपका देती है और बोलती है, मैं तुम्हारा और सुप्रीमो की बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ बर्बाद होने नहीं दूंगी, इसलिए तुम सुप्रीमो से दूर रहो, नहीं तो तुम मेरी असली गुस्सा देखोगी। ये वार्निंग देकर वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब जेन नीचे उतरने जाती है, तब ईएस उसकी इंजरी देख लेता है। वो पूछता है, ये क्या हुआ? लेकिन जेन गुस्से में बोलती है, मैं अपने दुश्मन का मुकाबला अकेली कर सकती हूं। उसके बाद वो क्लिनिक जाती है। नर्स उसके वूंड्स पे कुछ बैंडेजेस लगा देती है। फिर नर्स उससे पूछती है, इस सर के साथ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है क्या? जेन सीधा बोलती है, हो भी तो तुम्हें क्या? ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन नर्स उसको रोक लेती है और बोलती है, मैं थक गई हूं जेन, मैंने वादा किया था कि मैं लोगों की मदद करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दे रखी है। जेन कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रही है। नर्स और बोलती है, मैं उनके हाथों की गुड़िया बनते बनते थक गई हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि एंड तक मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। जेन उसको आश्वासन देते हुए बोलती है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं उनको जीतने नहीं दूंगी, हम सब इस जगह से बाहर निकलेंगे। नर्स तब बोलती है, मैं और चुप नहीं रहूंगी, अब मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगी। और फिर वो एक शॉकिंग सच रिवील करती है। वो बोलती है, उस रात जब तुम और देव पॉइजन हुए थे, उस दिन मैंने तुमसे एक सच छुपाया था। तुम लोगों को जो पॉइजन दिया गया था वो किसी ड्रिंक या प्लास्टिक से नहीं आया था, बल्कि वो एक ऐसा केमिकल था जो इसी यूनिवर्सिटी में मिलता है। जेन तब उससे पूछती है, तुम इतना श्योर कैसे हो? नर्स तब उसको बोलती है, क्योंकि तुम लोगों के सिम्टम्स बिल्कुल उसी केमिकल जैसे थे। वो और बोलती है, एक स्टूडेंट मेरे पास ये केमिकल मांगा था। वो जेन को एक रिक्वेस्ट पेपर भी दिखाती है और बोलती है, मैं ये दिखा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि मैं सच बोल रही हूं। और उस रिक्वेस्ट पेपर पे नाम था शायद जेरोम का। जेन पेपर लेकर बाहर निकल आती है और सोचने लगती है, आई विश ये इंसान कोई और होता। लेकिन उसके अंदर तब एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। आखिरकार वो डिसाइड करती है कि आज रात वो सच निकाल लेगी। बाद में रात के वक्त जेन ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। मैट वहां आकर फिर से उससे पहले वक्त के लिए सॉरी बोलने लगता है। जेन उसको रोककर बोलती है, मैं अब खुश हूं क्योंकि हमारे बीच अब कोई सीक्रेट नहीं है, और उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा ठीक हो जाता है। उसके बाद सब दोस्त मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेलने बैठ जाते हैं। शुरू में देव मिया को डेयर देता है किस करने के लिए। वेनेसा तुरंत उसको बोलती है, तुम मार खाना चाहते हो क्या?
अगर मार खाना है तो मैं तुम्हें मारने को तैयार हूं। देव बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो मियाँ को गाना गाने को बोलता है। मियाँ हल्का सा गाने की सुर देती है। फिर मियाँ वनेसा को ट्रूथ देती है और पूछती है, इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा क्रश कौन है? वनेसा बोलती है, मेरा कोई क्रश नहीं है। ये सुनकर जेन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। अब आती है जेन की बारी। जेन पहले देव से पूछती है, ईकिन्स पार्टी में कौन सी लड़की तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी? देव तुरंत जवाब देता है, मिया, वो सबसे ज्यादा सुंदर थी। जेन तब बोलती है, तो उस रात की सारी बातें तुम्हें याद है ना? देव बोलता है, ऑब्वियसली, उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं तो उस रात ऑलमोस्ट मर ही रहा था। अब जेन असली सवाल पे आती है। वो पूछती है, जिस ड्रिंक की वजह से हम पॉइजन हुए थे, वो तुमने कहां से लिया था? इस सवाल पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जेन फिर पूछती है, ड्रिंक में जो आइस डाला था वो तुम कहां से लाए थे? देव तब पूछता है, तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मुझे शक कर रही हो? वो खुद को डिफेंड करता है और बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। वनेसा भी बोलती है, तुम गेम खराब कर रही हो जेन। लेकिन जेन नहीं रुकती। वो बोलती है, जब तुम आइस लेके टेबल पे आए थे तब तुम्हारे साथ और एक इंसान था। वो सबसे पूछती है कि उन्हें याद है क्या? उसके बाद वो सीधा जेरोम की तरफ देखकर बोलती है, तुम उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे? सब तब जेरोम की तरफ देखने लगते हैं और एक इंटेंस चैलेंज क्रिएट हो जाता है। और जेरोम के जवाब का इंतजार करते हुए आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड में क्या होने वाला है, सच असल में रिवील होगा या नहीं, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, बाय बाय। दोस्तों, कहानी खत्म करने से पहले एक दिल की बात कहनी है। मैं देखता हूं कि आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस रोज देखते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सच कहूं तो इतनी मेहनत के बाद जब आपका सपोर्ट नहीं दिखता, तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन होता है। एक वीडियो बनाने में बहुत वक्त और एफर्ट लगता है। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग और ये सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगला एपिसोड और भी बेहतर बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं एपिसोड 13 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।